परम आदरणीय ओपी अग्रवाल जी, अनिल स्वरूप जी, अश्विन जी, प्रेसिडेंट साहब और मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्ग भाइयों बहनों और मेरे नौजवान साथियों, परिवार एक बच्चे का सबसे प्राइमरी स्कूल्स होता है। माता पिता उसके पहले टीचर होते हैं। जैसे ही माता पिता जिस तरह से अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालते हैं, जो वो बातें बताते हैं, वो कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव डालती है। जिस तरह से आपने अभी बताया और आप सब जानते भी हैं कि मेरे पिता एक फौजी थे। उन्होंने 65 और 71 का युद्ध लड़ा था। तो जो गांव की जो परिपाटी होती है, गांव के जो संस्कार होते हैं कि गांव में शाम के समय लोग आपस में बैठ कर के दिन भर की परिचर्चा करते हैं। और मैं नौजवान साथियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आज से 20 साल 25 साल पहले ये स्ट्रेस का कोई शब्द सुना ही नहीं था। क्यों नहीं सुना था? क्योंकि गांव का जो एक कल्चर था, गांव में आपस में बैठ कर के जब परिचर्चा चढ़ते थे तो दिन भर की जो काम होते थे उससे जो भी टेंशन थी, जो भी था, वो भी ख़त्म हो जाता था। और आगे के दिन की क्या हमें करना है, क्या लाइफ में करना, उसकी भी परिचर्चा होती थी। तो स्ट्रेस का कोई शब्द का कहीं खाना ही नहीं था। तो पिता की उन बातों को सुन सुन करके जब मैं बड़ा हो रहा था और जो स्कूल का कल्चर था, स्कूल का जो कल्चर था, उसमें जो एजुकेशन पॉलिसीज थी, बुक थी, उनके अंदर कहीं ना कहीं हमारे शूरवीर योद्धाओं की कहानियाँ उसमें जरूर अंकित थी। तो मैंने 6th क्लास के अंदर ऐसे शूरवीर योद्धा की कहानी पढ़ी जिसने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान एक अकेला सैनिक अपनी आरसीएल गन से पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और 9वें के ऊपर निशाना लगाते लगाते खुद मां भारती की गोद में समाहित हो जाता है। सर, मैं उस कहानी को पढ़कर के बड़ा हुआ। जो एक 23 साल का इस देश का लड़का जो अपने जीवन को खुशहाली के साथ, ऐशो आराम के साथ जी सकता था, लेकिन उसने हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले में डाल लिया। मैं उस योद्धा की कहानी को पढ़ करके बड़ा हुआ, जो एक ऐसा स्वाभिमानी लड़का जिसने कसम खा रखी थी कि जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, और अपने पिस्टल की लास्ट बुलेट को अपने कनपटी पर रख करके मां भारती की गोद में समाहित हो जाता है। तो अपने आप में बड़ा गर्व फील हुआ कि मैं भी इसी देश का बेटा हूं, इसी धरती से मैं भी जन्म लिया है। तो उन्हीं भाव और भावनाओं से, क्योंकि आप सब जो यूथ है, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं आपका भी कोई एक रॉयल मॉडल होगा, एक आदर्श होगा, और जिस आदर्श को मान करके आप अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं, आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही आदर्श था, एक सैनिक। और जो हमारे मन मस्तिष्क के अंदर अपने आदर्श की छवि अंकित हो जाती है, तो हम उसी अनुरूप अपने आप को जीना शुरू करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उसी अनुरूप पैदा होने शुरू होते हैं। हमारी कार्यशैली उसी प्रकार से होने लगती है। तो उन्हीं भाव और भावनाओं को, उन्हीं कार्यशैली से मैं इतना प्रेरित हुआ कि सर 12th क्लास का था, अभी पढ़ ही रहा था, 16 साल 5 महीने की उम्र थी और मैं सेना में भर्ती हो गया। यही भाव थे सर। So he's proved my point. Be inspired by everything that you read, see and watch. Okay, साहब, अगला सवाल। मुझे याद है आप जैसे कारगिल के वॉर में एक और जानबाज, जिनका नाम साथी जो कैप्टन मनोज पांडे, उसका एक कोट मैं आपको बताता हूँ।
Before he died, he gave this quote: "If death comes to me before I accomplish my mission, I will kill death." That was his conviction in his mind. साहब, आपने मौत को चुनौती दिया और एक्सट्रीम ब्रेवरी दिखाकर आपको पीवीसी से सम्मानित किया गया है। तो आप हमारे सब यंग माइंड्स को आपकी बैटलफील्ड एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, जो फ्लीटिंग थॉट्स आपके माइंड में उस टाइम आए जब आप एक्चुअली वो लास्ट मोमेंट में थे, जब आपने मौत को बहुत क्लोज से देखा। क्या वो विल पावर था आपका, क्या वो मोटिवेशन था आपका? प्लीज़ आप सबको बताइए इसके बारे में। बिल्कुल सर, जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, हमारी सोसाइटी है, ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अंदर, जब हम चाहे एजुकेशन से, चाहे हम खेल क्षेत्र से, चाहे किसी भी और सेक्टर से, जब हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू होती है। और मैं एक ऐसी संस्था से था, आर्मी की संस्था। जिस तरह से आज आप यूनिवर्सिटी के अंदर पहले वर्ष में आप प्रवेश किए हैं, ये यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ये नर्सरी है जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे यहाँ पर आए हैं। कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेगा, कोई किसी सेक्टर का कोर्स करेगा, कोई किसी का करेगा। और जहाँ पर ये शिक्षक हैं, ये एक उस कुम्हार की तरह हैं। कबीरदास का वो दोहा याद आता है, गुरु शिष्य कुंभ कुम्हार है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो ये एक टीचर्स आपके उन जो खोट हैं उनको दूर करते हैं। और जिस तरह से डायरेक्टर सर ने आपको बताया भी था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ जो शिक्षक हैं ये आपकी आंतरिक शक्ति से आपको अवगत करा सकते हैं। ये कोई जादूगर नहीं कि ये अपना तमाम ज्ञान घोट करके आपको पिला दें और आप उससे जो है सक्सेस हो जाए। ये परमात्मा ने, उस भगवान ने वो शक्ति हम सबको दी है। ये टीचर्स हम उसे शक्ति से सिर्फ अवगत कराते हैं और सीखते तो हम स्वयं हैं, बढ़ते हम स्वयं हैं। बहुत सारी चीज़ों का सर ने जिक्र किया कि यहाँ जो अपने आप को इस कैंपस के लिए, इस एजुकेशन के लिए समर्पित करेगा, और समर्पण कैसा होना चाहिए? पानी की तरह होना चाहिए। हम रोज सुबह जब उठ करके किसी काम पर जाते हैं तो भोजन करके, रोटी खा करके जाते हैं। आटे में जब तक पानी नहीं मिलेगा तो उस आटे की रोटी नहीं बन सकती है। और पानी अपने अस्तित्व को खो देता है। कभी हम ये नहीं कहते कि पानी की रोटी भी नहीं, हम कहते हैं कि आटे की रोटियां बनी हैं। उसको खा करके हम अपने काम को पूर्ण करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर एक शिक्षक, आप उसको समर्पित कीजिए। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो मिट्टी के अंदर भी पानी भी समर्पित होता है। पानी अपने अस्तित्व को भूल जाता है और मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उनको धूप में सुखाया भी जाता है और आग की भट्टी में तपाया भी जाता है, ताकि उस बर्तन के अंदर वो क्षमता, वो सक्षमता हो कि आने वाले भविष्य के समय में उसके अंदर वस्तुओं का संग्रह किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से जो हम सिविलियन बच्चे जब फौज के अंदर गए तो हमें भी 9 महीने की तप्त भट्टी में डाल दिया गया। तो जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने अपनी क्षमता, सक्षमता, योग्यता, कौशलता से हमें 9 महीने तक घड़ा। क्योंकि 9 महीने के बाद जब एक सिविलियन एक सैनिक के रूप में बाहर आता है तो वो कुंदन के टाइप में बन जाता है।
क्योंकि जब वो फौज की वर्दी पहनता है, क्योंकि वो फौज की वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा है। वो वर्दी तिरंगे की आन बान और शान है। उस वर्दी को पहन करके वो सैनिक अपने आप को अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाता है। तो वो वर्दी पहनी क्योंकि सपने बचपन से देखता आ रहा था कि सैनिक बनूंगा और एक युद्ध लड़ूंगा। तो परमात्मा ने उसी दिशा की तरफ मुझे बढ़ा दिया। पहली पोस्टिंग कश्मीर में हुई। कश्मीर में भारतीय सेना 1990 से और आज तक उग्रवादियों के बरखिलाफ जो युद्ध लड़ती चली आ रही है, जहां पर हिंदुस्तान का सैनिक आज भी अपने प्राणों का बलिदान दे करके इस राष्ट्र की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करता चला आ रहा है। तो उस लड़ाई में हिस्सा लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और वर्ष 1999 आया। वर्ष 1998 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही राष्ट्र परमाणु संपन्न राष्ट्र बने थे। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वो जानते थे कि दोनों ही राष्ट्र बारूद के ढेर पर खड़े हो गए हैं। छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी मानवता का विनाश कर सकती है। इसलिए उन्होंने शांति का पथ चुना, क्योंकि जहां पर शांति होती है वहीं पर उन्नति और विकास होता है। तो उसी तरह से दोनों ही राष्ट्र आगे की तरफ बढ़ने लगे। लाहौर बस यात्राएं हुई, समझौता एक्सप्रेस चली, लेकिन पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने तो अपने मन के अंदर कुछ और ही ठाना हुआ था। उन्होंने 4 नई बटालियंस को रेज किया और कारगिल, बटालिक, दरास, तुर्तुक, एक ऐसे सेक्टर जहां पर सर्दियों के समय -60 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, जहां पर मानवता का जीवित रहना असंभव होता है। तो एक समझौता था कि सर्दियों के समय दोनों सेनाएं विड्रॉल होकर के अपने अपने बेस कैंप में आ जाएंगी। हमारी भारतीय सेना अपने बेस कैंप में आ गई, लेकिन पाकिस्तान की फौज वो अपने बेस कैंप में नहीं गई, बल्कि हमारी तमाम चौकियों के ऊपर कब्जा जमा लिया और इतनी मजबूती के साथ उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया, इतनी भारी तादाद के अंदर स्टॉकिंग कर लिया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ से वापस जाएंगे। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, वो भूल गए कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। इन्हीं हिंदुस्तान के शेरों ने, सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उन्हीं के बंकर को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू किया। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर, सबसे पहले उनको द्रास सेक्टर में हमें टास्क मिला तोलोलिंग टॉप को कैप्चर करने का। तोलोलिंग एक ऐसी पहाड़ी जो नेशनल हाईवे 1 अल्फा श्रीनगर टू ले उससे बिल्कुल सटी हुई पहाड़ी थी, जिसने पूरा नेशनल हाईवे ब्लॉक किया हुआ था। उसको पुनः से खोलना एक चुनौतीपूर्ण टास्क था। तो उस पहाड़ी को कैप्चर करना हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण काम सिद्ध हुआ। हमने उसको चुनौतीपूर्ण तरीके से ही लिया। दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, हमारी तमाम हरकतों को देख सकता है, हमारे तमाम मूवमेंट को फेल कर सकता है। लेकिन कहते हैं जब नीति और नियति अगर अच्छी हो तो परमात्मा भी साथ देता है। हम अपनी सरजमी के लिए लड़ रहे थे, अपनी सरजमी को वापस लेने के लिए लड़ रहे थे, तो परमात्मा भी देख रहा था। मौसम इतना खराब हुआ कि विजुअलिटी 1 मीटर तक की भी नहीं थी। वो हमारे लिए एडवांटेज था कि हमने जब चढ़ना शुरू किया तो दुश्मन को ये एहसास तो हो गया कि भारतीय फौज ने ऊपर चढ़ना शुरू किया है, लेकिन किन रास्तों का इस्तेमाल करके ऊपर आ रहे हैं ये उनको आभास नहीं हुआ। हम चढ़ना शुरू हुआ, 2 रात ऊपर चढ़े और फिर दुश्मनों के साथ भिड़ गए।
एक के बाद एक अटैक शुरू हुए और 22 दिन तक उस तोलोलिंग टॉप पर हम लड़ते रहे। 22 दिन के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में भारतीय सेना ने वो तोलोलिंग टॉप हमने पुनः प्राप्त किया। उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के बाद हमें फिर एक टाइगर हिल टॉप को फतेह करने का भी टास्क दिया गया। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जिस पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़, बहुत विशाल पहाड़ था। उस पहाड़ को कैप्चर करने के लिए हमारी जब बटालियन को चुना गया तो बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने एक नई रणनीति बनाई, एक युद्ध प्लान किया और इस युद्ध प्लान के तहत एक घातक प्लाटून एज ए कमांडो टीम उसका पुनर्गठन किया। उसके बहुत सारे जवान शहीद हो गए। कुछ नए जवानों को उसमें चयनित करना था। तो मैं नौजवान साथियों आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं है, उसके कर्म से है, उसके कार्य से है। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। कोई विशेष योग्यता भी नहीं थी जिसके तहत मैं फौज में भर्ती हुआ, बल्कि एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ एक आम सैनिक था। उस समय तक सिर्फ इतनी पहचान थी कि 18 ग्रेनेडियर बराव कंपनी नंबर 5 प्लाटून का नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान है, इतनी पहचान थी। लेकिन उस 22 दिन की तोलोलिंग की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को रसद पहुंचाना, राशन और अम्नेशन पहुंचाना। 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना थके, बिना रुके चलते रहे और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि ये तीनों सैनिक फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, जितना भी हार्ड से हार्ड वर्क करोगे, जितने कठिन से कठिन परिस्थितियों से आप गुजरोगे, उतने ही आप मेंटली तौर के ऊपर आप स्ट्रांग बनते हुए चले जाओगे। और जितनी स्ट्रांगनेस आपकी मेंटली होगी, उतना ही आप हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हो और अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हो। मेरा चयन हुआ उस टीम के अंदर उस काम की वजह से। पहाड़ी की ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से हम दिन भर कोई हरकत नहीं कर सकते थे सर। रात भर चलते थे और दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे। इस तरह से सर 2 रात और 1 दिन उस कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद -20 डिग्री टेम्परेचर, दुश्मन की भारी गोलाबारी, लेकिन इन सब की परवाह नहीं करी और ये हिंदुस्तान के सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है। 23 साल हो गए हैं। बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा था, रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ऊपर चढ़ रहे थे। तो चढ़ेंगे तो आवाज तो होगा, पत्थर भी फिसलेंगे, उनकी भी आहट हुई। पत्थरों की आवाज, हम सब की आवाज से शायद दुश्मन के दोनों तरफ बंकर थे जो हमें अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई दिए। उन्हीं के बंकर से ऊपर जा रहे थे। उनकी आंखें खुली, उनको आभास हुआ कि हिंदुस्तान की फौज हमारे बहुत करीब आ गई। सर उन्होंने दोनों तरफ से इस प्रकार से फायर कर दिया, हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए थे तब तक।
सामने 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। वहां पर उनकी एक कंपनी की डिप्लॉयमेंट थी। लगभग 150 पाकिस्तानी सैनिक ऊपर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज हमारे बहुत करीब आ गई है। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी शुरू हुआ कि हम सर ऐसी परिस्थिति में थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है, यानी मरना निश्चित था। लेकिन नमन करता हूं इस देश की माँओं को जो अपने बेटे और बेटियों से कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो इस देश के वो बेटे और बेटियां अपने मां के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए आज उनकी जो सोच है, हिंदुस्तान का सैनिक चाहे उसका शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए और उसके शरीर के अंदर रक्त का एक कतरा भी बचता है और आखिरी सांस भी बचती है तो उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, उसके कदम कभी पीछे की तरफ नहीं हटते हैं। आपने देखा भी होगा किसी सैनिक का पार्थिव शरीर अगर देखने का सौभाग्य मिला हो, उसके सीने पर गोलियों के निशान होते हैं, उसकी कभी पीठ पर गोलियों के निशान नहीं होते। हम सर दौड़ करके उनके बंकर में जा घुसे, उनकी डेड बॉडियों को निकाल करके बाहर फेंका और 5 घंटे तक उनके बंकर से हम लड़ते रहे। चारों तरफ से आइसोलेट हो चुके थे, कट ऑफ हो चुके थे, कोई सपोर्ट था ही नहीं। 5 घंटे तक लड़ते लड़ते धीरे धीरे हमारा भी जब अम्युनिशन समाप्त होने लगा तब हमें लगा कि अब हम क्या करेंगे। लोगों की मानसिकता होती है कि फौजी है तो मरने के लिए ही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं फौजी मरने के लिए नहीं है, फौजी मारने के लिए होता है। और मैं यहां पे नौजवान साथियों को बताना चाहूंगा कि हमारे सामने इतनी बड़ी एक समस्या आ गई थी, अम्युनिशन नहीं है। बिना अम्युनिशन के कैसे हम लड़ सकते हैं। आप लोगों के जीवन के अंदर भी जब कोई एक समस्या होती है, कोई बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो आप लोग तुरंत हताश और निराश हो जाते हैं। इतने नकारात्मक विचार आपके अंदर हो जाते हैं कि आपको लगता है कि जीवन व्यर्थ है। और कई नौजवान साथी उसी नकारात्मक भाव के अंदर अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं, लेकिन वो कायरता वाला काम है। वो माँ भारती के बेटे और बेटियां नहीं हैं। माँ भारती के बेटे और बेटियां वीर हैं, वो पराक्रमी हैं, वो कभी इस तरह का काम नहीं करते हैं। तो मैं उन निराशावादी व्यक्तियों को कहना चाहूँगा कि ये जीवन आपका नहीं है, ये जीवन इस राष्ट्र का है और ये जीवन उन माता पिताओं का है जिन्होंने इस धरती पर आपको लाया है। उन माता पिताओं का, और जब आपका है ही नहीं तो इस जीवन को समाप्त करने का आपको अधिकार किसने दे दिया? उसी विपत्ति में, उसी समस्या में हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ने के रास्ते छुपे होते हैं। जिस तरह से डायरेक्टर सर ने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी शैक्षणिक संस्थान के अंदर आप धैर्यवान, ज्ञानवान, धैर्यवान, बुद्धिमान बनने के लिए आप आते हैं, तो धैर्य रखिए। धैर्य रखेंगे तो आपको उन्हीं समस्याओं से निकलने के रास्ते भी आपको नजर आ जाएंगे। हमें पता था कि हमारे पास अम्युनिशन समाप्त होने वाला है, लेकिन दुश्मन के पास तो भरपूर मात्रा में अम्युनिशन है। अब हमें दुश्मन के अम्युनिशन को अपना अम्युनिशन बनाना है ताकि हम ज़्यादा देर तक लड़ सकें और ज़्यादा दुश्मनों का खात्मा कर सकें। तो हमारी फौज एक की जो लीडरशिप क्वालिटी है
जो ऊपर से लेकर के नीचे तक, जो टॉप लेवल से लेकर के और जूनियर लेवल तक जो हमारा लीडर है, वो एक अद्भुत उनकी लीडरशिप। हमारा उस समय जो मेरा टीम लीडर, मेरा प्लेटून हवलदार मदन उस समय वहाँ था। उन्होंने तुरंत सूचना दी, सबको इकट्ठा किया, प्लान किया कि हमें दुश्मन के अम्नेशन को अपना अम्नेशन बनाना है। कैसे बना सकते हैं? जब दुश्मन का भारी गोलाबारी शुरू होगा, अपना फायर बंद करेंगे। जब अपना फायर बंद करेंगे, दुश्मन को लगेगा कि शायद ये मर गए हैं, वो दुश्मन पत्थरों से बाहर निकलेगा। दुश्मन पत्थरों से बाहर निकलेगा तो हम उनको चुन चुन करके मार सकते हैं, और जितने मारेंगे उतने हथियार और अम्नेशन हमारा होगा। इस तरह की प्लानिंग करके हम 3 अलग अलग पत्थरों के पास बैठ गए। उनकी भारी गोलाबारी शुरू हुई। 20-25 मिनट तक जब हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ तो उनको भी लगा शायद ये मर गए हैं या इनका अम्नेशन समाप्त हो गया है। मुझे ज्ञात है बहुत बड़ा सामने पत्थर था, उसके दोनों तरफ से निकलने के रास्ते। 10-12 पाकिस्तान के जवान निकल करके बिल्कुल ठीक हमारे सामने आ गए। जब वो बहुत करीब आए, हमने आपस में कोऑर्डिनेशन किया था, एक साथ उनके ऊपर फायर खोला। उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्हीं का हथियार, उन्हीं का अम्नेशन लेकर के हम फायर करने लगे। लेकिन 1-2 जो ऊपर की तरफ भागा, उन्होंने जाकर के अपने कमांडर्स को बता दिया कि हिंदुस्तान के वहाँ पर 8 या 10 ही जवान। विदिन 30 मिनट 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला किया, और हमला इतना ज़बरदस्त कि उन्होंने हमें सर नहीं उठाने दिया। फिर ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू करे, ग्रेनेड फेंकने शुरू करे, लेकिन अपने धैर्य को हमने नहीं खोया, अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोया। चुपचाप हम बैठे रहे, नज़दीक आने का इंतजार करने लगे। आप लोगों ने फिल्मों के अंदर देखा होगा, गर्दन कटती और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है। मैंने उन पलों को जिया है कि सैनिक का एक अंग कटता है, लेकिन अंग की परवाह नहीं करता, बल्कि वो दुश्मन की तरफ बढ़ता है। मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, अपने साथी के सामने बैठा हुआ था। उस साथी को बोला कि आप मुझे फर्स्ट एड कर दो। वो फर्स्ट एड करने के लिए फील्ड पट्टी को, उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहाँ तक पहुँचता है। इनको यहाँ पे गोली लगती है, यहाँ पर पूरा भेजा निकलता हुआ मैं देखता हूँ। मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी, रूममेट ग्रेनेडियर अनंतराम, उसको मैं बोलता, सर को तो गोली लगी है, और उसके मुख से भी सिर्फ क्या शब्द सुनता हूँ। उसको सीने में ब्रस्ट लगता है, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटते हुए उन पलों को जीता हूँ। एक मेरा साथी खड़ा होता है तो वहाँ पर आरटी का बम गिरता है, उसकी गर्दन कटती है, गर्दन किस तरह से ज़मीन में फड़फड़ाती है, तो उसके धड़ किस तरह से आगे चल कर के गिरता है। उन पलों को जीता रहा, देखता रहा। और एक कैसा भी पल आया कि उन्होंने इस तरह से आकर के हमको घेर लिया, और वो गोलियों की बौछारें हुई, उसमें तमाम सैनिक शहीद, मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो मैं बेहोश था, लेकिन मैं बेहोश नहीं था कि उनको देख ना सकूं, सुन ना सकूं। पाकिस्तान के जवान, हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर जब गोलियां दागते थे तो बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। उसने सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर गोलियों के ब्रस्ट मारे, फिर मेरे पैर में 2 जगह पर गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि गोलियों से जो लग रही थी धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। फिर उन्होंने बहुत अमानवीय क्रूरताएं शुरू करी, हमारे बूट की ठोकरें मारनी, पत्थर मारने, गालियां देनी। बहुत देर तक ये तांडव करते रहे। जहाँ से हम चले थे रात को लगभग 500 मीटर नीचे हमारा एक मीडियम मशीन गन पोस्ट था। उस पोस्ट पर कैप्चर करने के लिए टाइगर हिल की बगल में मस्को वैली, जहाँ उनका बेस कैंप था,
उसको सूचित किया कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर। तो जैसे ही आवाज़ मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि आज तो मेरा पूरा टीम समाप्त हो जाएगा। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और मेरे नौजवान साथियों, अगर सच्ची श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ उस परमात्मा को याद करते हैं तो वो शक्ति जरूर साथ देती है। चुपचाप पड़ा रहा, एक मौके की तलाश में था। काफ़ी देर के बाद फिर उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो। तो उनका एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगा, एक हथियार उठाने लगा। तो लेकिन तब तक मैंने अपने मन मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख भी खड़ा हूं। वो दोबारा से उसी रोटेशन से सर गोली मारते हुए चले आए। फिर भी मेरी बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम आगे चलने के बाद न जाने उसको क्या आभास हुआ, वो वापस मुड़ा। उसने राइफल सीने की तरफ करी। तब लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, और इस धरती को, इस देश को भारत माँ बोलते हैं। ऐसे ही नहीं बोलते, ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं बल्कि सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने वीरता शौर्य दिखाते हुए जो बलिदान दिया है उसको दुनिया तक पहुंचा सकूं। तो तभी तो उसने जब गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स था, पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के पड़े हुए थे और वो सिक्के भी इकट्ठे थे। वो गोली जाकर के सिक्कों पे लगी और रिकोचिट हो गई। मुझे भी लगा कि शायद मैं मर गया हूँ। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के मेरा हथियार उठाया। शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा, तो मुझे एकदम से चेतना आई। फिर लगा यार अब तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक ग्रेनेड बचा हुआ था। मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, वो हुड के अंदर ग्रेनेड गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आ गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहाँ से ऐसे फायरिंग किया और 3-4 पाकिस्तानियों को और मौत के घाट उतार दिया। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तो उनको लगा कि नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। बस उनके पैर उखड़ गए, उनके हौसले परस्त हो गए और वहाँ से वो भाग खड़े हुए। 3-4 मीटर तक खिसटता हुआ, रेंगता, फायर करते उनके पीछे गया तो 3-4 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके बड़े बड़े हथियारों का डिप्लॉयमेंट है। वो सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले जा रहे हैं। वहाँ पर बहुत देर तक पड़ा रहा, सब कुछ देखता रहा। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन थी, एक ही सोच थी कि अपने साथियों को बचाना है, अपने पोस्ट को बचाना है। फिर धीरे धीरे खिसटता, रेंगता रेंगता अपने साथियों तक आया। फिर मुझे लगा कि हो सकता मेरी तरह इनमें से कोई जिंदा होगा। आकर के सर एक एक को देखने लगा। किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर तक रोता रहा, बैठता रहा। फिर अपने आप को संभाला, सोचने लगा कि नीचे जाना है, जाऊंगा तो किस रास्ते से जाऊंगा। सर 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की अवस्था, ना तो उम्र का तजुर्बा ना सर्विस का अनुभव। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़। ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, कहाँ जाऊँ।
रोता रहा, फिर अपने आप को संभाला, इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ बंध नहीं पा रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद ये कट गया है। मन में आया कट गया तो इसको तोड़ करके फेंक देता हूँ। ऐसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की चेष्टा करी, टूटा ही नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसा लिया और फिर सोचता रहा, परमात्मा से एक ही अरदास करता रहा कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या ना चले, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए, मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। और उस ईश्वर से सिर्फ इतना ही कहता रहा कि इस शरीर से सांस निकलने से पहले हर हाल में लक्ष्य पर तिरंगा लहराना चाहिए, और अगर मेरे स्वर उच्चारण की शक्ति बचे तो अंतिम शब्द वंदे मातरम ही निकलना चाहिए। बस इतनी गहरी सोच के साथ पड़ा रहा। जैसा प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि इंसान के एक शरीर नहीं होता है, इंसान के 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कण शरीर। लोग बोलते हैं सर आपको दर्द नहीं हुआ था, दर्द मन से होता है, शरीर से कोई दर्द ही नहीं। जब मन आपका लक्ष्य के पर होगा तो शरीर के अंदर कोई पीड़ा ही नहीं होगी। तभी एक ऐसी दिव्य आवाज सुनाई दी जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस नाले में लुढ़क गया। नीचे गया तो मेरे साथी नजर आए, उनको आवाज दिया, वहां से मुझे उठा करके लेके गए। जिस तरह से आप फिल्मों के अंदर देखते हैं ग्रेनेड फटता है, पूरे ड्रेस के चीथड़े होते हैं, सेम कंडीशन था। कोई कह ही नहीं रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद मर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूंगा। पीछे कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया, वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। इतना लहू बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। तो कमांडिंग ऑफिसर ने बोला बेटा मेरे को बता सकता ऊपर क्या हुआ? मैं कहा हाँ साहब बता सकता हूँ। ऊपर की तमाम घटनाक्रम, तमाम इन्फॉर्मेशन उनको दिया और लास्ट में बोलते हैं जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्यूनेशन और फील्ड पट्टी की है। क्यों? खाने के लिए नहीं चाहिए। साथियों 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। हम एक बड्डी पेयर, सिर्फ ये पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट, हमने आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस ही था। सर भूख नहीं लगती है। इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने हमला किया और बिना कुछ कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दी। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था, सीजफायर हो गया था, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे भी वहाँ से बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया और 16 महीने बेस हॉस्पिटल दिल्ली में रहा, और उसके बाद फिर मैं वापस भारतीय सेना में 25 साल और 5 दिन की सेवा करके अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूँ। Thank you very much. I think it was very emotional, and most of us, I think, have got now that fire in our heart कि कुछ करके दिखाना है। All right. साहब आप भी फौज में रहे, मैं भी फौज में रहा। हमारे लिए ट्रेनिंग डोमेस्टिक जो हमारा स्किल है, जैसे आपका था एज एन इन्फेंट्री मैन, मेरा टेक्निकल था। मातृभूमि के लिए प्यार, बलिदान, अनुशासन, सबसे बड़ा भाईचारा, इज्जत, परंपरा, संस्कार, इंटेग्रिटी और सेल्फलेसनेस, ये सब हमारी टीचिंग्स होती है, सीखी दी जाती है हमको, और कूट कूट के अंदर हमारा भरा जाता है। तो इन सब को लेकर
और आपकी जो ये एक्सपीरियंस रहा बैटलफील्ड में, जिससे आपको इतना बड़ा मोटिवेशन मिला, इसको मद्देनजर रखते हुए आप आज के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि युवा जो हमारा इस राष्ट्र की वो ताकत है, राष्ट्र की वो ऊर्जा है, और ये राष्ट्र आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहा है। आपका रहने से लेकर के खाने तक, पढ़ने तक, तमाम चीजें इस राष्ट्र की तरफ से आपको मिल रही हैं। तो हम सबका भी एक दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम इस राष्ट्र को क्या दें और हमें इस राष्ट्र को क्या देना चाहिए। आज तक आप अभी यूनिवर्सिटी में आए हैं, आप अपना कैरियर को अभी कैरियर बना रहे हैं, तो कैरियर के दौरान जब आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, आपसे मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि जहां पर भी रह कर के जो काम कर रहे हैं, सिर्फ राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके काम कीजिए। अपने जीवन में अनुशासन को समाहित कीजिए, क्योंकि अगर आपके जीवन में अनुशासन है, आपके जीवन के अंदर राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना है, आपके जीवन के अंदर अगर राष्ट्र भक्ति है, राष्ट्र प्रेम है, तो आपके अंदर टाइम पंक्चुअलिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि टाइम पंक्चुअलिटी और अनुशासन ये इंसान के दो ऐसे तत्व हैं जो आपको ऊंची से ऊंची बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं और नीचे से नीचे गिरा भी सकते हैं। अगर जीवन में अगर आपने आगे बढ़ना है, राष्ट्र के लिए, खुद के लिए अगर कुछ करना है, तो सर अपना जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम पंक्चुअलिटी, इंटेग्रिटी रखना निहायत जरूरी है। ये राष्ट्र हमारे देश की संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार हमारे लहू के अंदर निहित हैं। उन संस्कारों के प्रति सजग रहिए, इस देश की संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, और जितने आप इसको बढ़ाएंगे, अपनाएंगे, उतने ही आपके अंदर आंतरिक ऊर्जा का विकास होगा, और जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती चली जाएगी, उतने ही अंदर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती हुई चली जाएगी। इन्हीं सब यही मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, यही बताने के लिए आया हूँ। Thank you very much, Saab. I'm sure everyone over here is inspired, especially the young minds that I can see here. ऑडियंस के पास और बहुत सवाल है साहब, लेकिन कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम की वजह से हमारे पास एक और गेस्ट बैठे हैं जो उनका सेशन है। इसके बाद हम जरूर आपको हमारे कैंपस में बुलाएंगे इसके बाद हमारे बाकी साथियों से मिलने के लिए। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल फ्रेशमैन फॉर ब्रिंगिंग सच अ गुड ऑडियंस। प्लीज रेज योर हैंड्स, ऑल दोज हु आर इंस्पायर्ड, प्लीज रेज योर हैंड्स प्लीज। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं पुनः तमाम आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और सैनिक हूं, और आप भी एक सैनिक ही हैं। सैनिक सोच से बनता है, और उस सोच कैसी होनी चाहिए, दो पंक्तियों में आपको कहना चाहूंगा कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर। किसका? इस हिंदुस्तान के यूथ का। हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।